दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 300 विधानसभा सीटों के लिए इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। कुछ हिंसा और मौत की भी खबरें आ रही हैं। ये लोकतंत्र की विडंबना है। बावजूद इसके मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और राजनीतिक दलों की सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से ही लोकतंत्र जीवंत होता है। लेकिन मैं अभी बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। पिछले 30 साल से वहां पर एक परंपरा है कि हर 5वें साल सरकार बदलती है। बीजेपी फिर कांग्रेस, कांग्रेस फिर बीजेपी। इस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध है। अंदरूनी फूट बहुत दिखाई पड़ रही है। बावजूद इसके वहां जो पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी को एज है, यानी उसको बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसी बढ़त पर काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रही है। राहुल गांधी सीधे छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान पहुंचे। इसके पहले सोनिया गांधी भी जयपुर पहुंच चुकी हैं। हालांकि खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी को स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली छोड़नी पड़ी, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश जा सकती थीं, जम्मू कश्मीर जा सकती थीं, पहुंची जयपुर। जयपुर इसलिए पहुंची क्योंकि उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो दो धड़े हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के, इन दोनों धड़ों के बीच पुल का काम करने के लिए सोनिया गांधी गई हैं, अनुशासन बनाए रखने के लिए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि अगर दोनों लोग मिलकर के काम नहीं करोगे तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। वहां पर कांग्रेस के लिए उम्मीदें हैं और इसीलिए सोनिया गांधी वहां डेरा जमा चुकी हैं। राहुल गांधी पहुंचे और जैसे ही वो हवाई अड्डे से बाहर निकले, वहां पर इंतजार जो कर रहे थे वो 3 शख्स थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। और तीनों जिस तरह से बात करते हुए दिखे, आपस में लगा कि वो एक साथ आ रहे हैं। और राहुल गांधी जैसे ही उनके साथ मिलते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मीडिया के लोगों ने पूछा राहुल से कि अब तो दोनों नेता एकजुट दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट और सकारात्मक जवाब दिया कि एक साथ दिख नहीं रहे हैं, एकजुट हैं और हम राजस्थान में स्वीप करने जा रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये आत्मविश्वास राहुल गांधी का, उन खबरों के बावजूद कि राजस्थान में पारंपरिक रूप से जो वहां परिपाटी चली आ रही है, उसका साइकोलॉजिकल असर भी जमीन पर है और बीजेपी को एज मिल रही है। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो राहुल गांधी को आत्मविश्वास से भर रही हैं? और राहुल गांधी ने कल चुरू में जो चुनावी सभा की, उसमें उन्होंने अपने एजेंडे को, उस आत्मविश्वास के कारण को बहुत बेबाकी के साथ स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी ने बड़ा जोरदार हमला किया नरेंद्र मोदी पर, अडानी पर, नरेंद्र मोदी के पूंजीपति मित्रों के दोस्ती का और कांग्रेस पार्टी की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करके उन्होंने राजस्थान में सीधा मैसेज दे दिया और उस जनता को, उन मतदाताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए क्या करने के लिए आई है और क्या करने जा रही है। राहुल गांधी का पहला हमला था, लोगों से उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी ने आपसे 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। यह कहा था कि हर किसी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, काला धन विदेश से आएगा। और एक और बाबा रामदेव थे, जिन्होंने 2013-14 में जो आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों में उन्होंने पब्लिक को जिस तरह से एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि इतना काला धन मौजूद है स्विस बैंक में, वो जब भारत में आ जाएगा तो 50-60 साल तक तो लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 15-15, 20-20 लाख रुपया लोगों के पॉकेट में आ जाएगा।
इस देश की गरीबी खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी का जम करके प्रचार किया था। इस देश के लोगों का कितना भला हुआ है ये अलग बात है, लेकिन बाबा रामदेव का जो संपत्ति है, जो उनकी पूंजी है, वो कई हजार गुना बढ़ गई है। उनकी आयुर्वेद, उनका योग का व्यवसाय, इसने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है। कोरोना काल में भी वो देश के लोगों को बेवकूफ बनाने से बाज नहीं आए थे, लेकिन उन पर कोई जांच नहीं। उनके प्रोडक्ट में विदेशों में जो रिजेक्ट किए गए उस पर मिलावट के आरोप लगे, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं हुई। और इसलिए नहीं हुई कि उन्हें वो इनाम मिला जो उन्होंने 2013-14 में लोगों से झूठ बोला था, जो उन्होंने मोदी के लिए कैंपेन किया था, उसका इनाम उनको मिला। और इसलिए आज उनकी जो संपत्ति है वो हजारों करोड़ रुपए की हो गई है। बहरहाल राहुल गांधी पर लौटे। राहुल गांधी ने कहा कि आपसे 15-15 लाख जो देने का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वो तो नहीं मिला, लेकिन मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों के 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। ये जो एनपीए के नाम पर बैंकों ने तमाम पूंजीपतियों का पैसा माफ किया है, और उसमें अंबानी अडानी भी हैं, उसमें मेहुल चौकसी भी है। ये वो लोग जो देश छोड़ करके भाग गए, और वो अडानी भी जो दुनिया का दूसरे नंबर का कभी अरबपति हो गया था, उसका भी एनपीए। अद्भुत बात है। ये राहुल गांधी ने एक्सपोज किया और अडानी पर जोरदार हमला करके उन्होंने कहा कि जो अडानी 2014 में 600वें नंबर पर था दुनिया के अरबपतियों की सूची में, वो नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के मित्रता से, नरेंद्र मोदी के चलते, नरेंद्र मोदी के सहयोग से वो दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति हो गया 2022 में आकर के। इन 10 सालों में जो तरक्की हुई वो अडानी की हुई, और किसानों, मजदूरों, छोटे व्यवसायियों का क्या हुआ? नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं, रात दिन कपड़े बदलते हैं, और जो कपड़ा वो बदलते हैं वो कभी दोबारा नहीं पहनते। सैकड़ों उनके पास कपड़े होंगे, हजारों ड्रेस उनके पास होंगी, और वो नरेंद्र मोदी जो 8-10 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, वो अमेरिका तो जाते हैं, हवाई जहाज में उड़ के वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं। अब की बात ट्रंप सरकार तक कहते हैं। विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी नरेंद्र मोदी ने, कोई चिंता नहीं की। ऐसा इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था कि वो विदेश की धरती पर जाकर के वहां के राजनीति में हस्तक्षेप करे, लेकिन मोदी ने यह किया। और ट्रंप के हारने के बाद भारत की परिस्थितियां बड़ी संदेहास्पद हो गई थी। वो उस बात को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, लेकिन मोदी जी कभी किसानों, मजदूरों और नौजवानों से मिलने के लिए नहीं गए। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में जब था तो मैंने सैकड़ों, हजारों किसानों के साथ बात की, छोटे व्यापारियों से मिला, नौजवानों से मिला, और उनकी बेरोजगारी को समझा, उनकी समस्याओं को समझा, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी उनके बीच में नहीं गए। राहुल गांधी ने उसकी तरफ भी इशारा किया जब वो किसानों के बीच गए थे हरियाणा में धान रोपने के लिए, तो छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, वहां उन्होंने धान की कटाई भी की। राहुल गांधी उस रामेश्वर को अपने घर पर बुला करके भोजन भी कराते हैं जो दिहाड़ी मजदूर था, और टमाटर के महंगाई की वजह से वो टमाटर को खरीद करके बेचने के लिए मजबूर था, बेच नहीं पा रहा था, उसने खरीदा नहीं। उस रामेश्वर को वो अपने घर बुलाते हैं और उसकी बच्ची से पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, वो क्या पढ़ना चाहती है। वो राहुल गांधी जो आज राजनीति में उम्मीदों का केंद्र बन गए, विश्वसनीयता का केंद्र बन गए, जो इस समय झूठ, फरेब, हिंसा और वर्चस्व की राजनीति हो रही है, उसके बरक्स एक बंधुत्व भाव की राजनीति, एक प्रेम और उल्लास की राजनीति, एक विश्वास की राजनीति और जनता के हितों की राजनीति की बात करने वाला अगर कोई शख्स इस वक्त है तो उसका नाम राहुल गांधी है।
वो राहुल गांधी जिन्हें चिंता उन नौजवानों की है जब वो दिल्ली के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, उनसे भी रूबरू होते हैं। और वो वक्त आपको याद होगा ही जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त आईएएस के जो एस्पिरेंट विद्यार्थी थे उनसे मिलकर के उन्होंने उनकी समस्याओं को हल किया था। आज नौजवान राहुल गांधी की तरफ देखता है और वो जानता है कि इस देश में अगर कोई रोजगार सृजित करने की आकांक्षा रखता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षा की सोच रखता है और ये जानता है कि इस देश की तरक्की तभी हो सकती है जब नौजवानों को शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, वो भारत में भी नौकरी करें और भारत से बाहर जाकर के भी अमेरिका और यूरोप में नौकरियां करें, आईटी सेक्टर में जाएं, कॉल सेंटर में काम करें, वो अच्छे तकनीशियन बने, अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर के भी बाहर जाकर के काम करें, एमबीए और आईआईटी से पढ़ करके जाए ताकि वो देश की सेवा कर सकें, देश में वो पैसा ला सकें। उनके परिवार की ही तरक्की नहीं होगी बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये राहुल गांधी की अपनी समझ है, उन्होंने पढ़ाई की है, बाकायदा विदेश नीति के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी की ये समझ है। तो नौजवान पीढ़ी इस बात को जानती है और इसीलिए राहुल गांधी की तरफ वो देखती है। उन्होंने ये कहा कि लेकिन नरेंद्र मोदी कभी उन नौजवानों से नहीं मिलते हैं, नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को सिर्फ बेरोजगारी दी है। और इधर अपने कोर एजेंडे पर आते हैं, उसी में उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम जो दे रहे हैं, उन्होंने चिरंजीवी योजना का जिक्र किया जिसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है। और उन्होंने कहा कि जो जीएसटी के जरिए जो किसानों को यहां पर बीमा मिला है, लेकिन जब फसल बर्बाद हो जाती है तो वो बीमा कंपनी भाग जाती है और मोदी जी उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमने किसानों का ऋण माफ किया और हम किसानों को नकदी देने जा रहे हैं, हम बुजुर्गों को, हम महिलाओं को नकदी सहायता देने जा रहे हैं। ये उन्होंने एजेंडा रखा और उस एजेंडे पर मुखर होकर के उन्होंने बात की कि हम आएंगे तो फिर से जाति जनगणना कराएंगे। ये राजस्थान में भी उन्होंने कहा और ये भी बताया कि इस जातीय जनगणना की वजह से कहां कहां नुकसान होता है, लेकिन अपनी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि जो हम 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जो हम किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं, जो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें फायदा 50% ओबीसी को मिल रहा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा था पिछले अपने चुनावी भाषण में कि करीब करीब 50% से ज्यादा ओबीसी है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जो भी वहां पर काम कर रही है, जो भी उसके योजनाएं हैं, उन योजनाओं का 50% लाभ ओबीसी समाज को हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो ओबीसी कह करके आए थे, उन्होंने ओबीसी को छला है, ओबीसी को उन्होंने कुछ नहीं दिया, ओबीसी के सचिव भी नहीं है और ओबीसी के लिए कोई नीतियां नहीं है, क्योंकि न तो नरेंद्र मोदी और न ही आरएसएस की ये नीयत है कि वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कोई काम करे। राहुल गांधी ने इस पूरे एजेंडे को सामने रख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो ये तय करके आए हैं कि राजस्थान में भी नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी करनी है। शुक्रिया।